भाजपा के वह सांसद जो अपने निर्णय के लिए जनता के लोकप्रिय नेता के रूप में देखे जाते हैं, ऐसा ही एक रूप देखने को मिला मुंबई के बोरीवली पूर्व के बिरसा मुंडा ग्राउंड चिपवाड़ा आदिवासी गवारत में बिरसा मुंडा आदिवासी श्रमिक घाट संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान मंच पर आयोजक द्वारा मंच पर सांसद गोपाल शेट्टी के लिए सोफा लगाया, लेकिन गोपाल शेट्टी ने सोफे पर बैठने से मना कर दिया। उनका मानना था कि वह सबके बराबर है और सब कुर्सी पर बैठे हैं तो वह भी कुर्सी पर बैठेंगे। उसके बाद उन्होंने अपना सत्कार न कराते हुए वहां पर मौजूद आदिवासी महिलाओं का सत्कार किया और गोपाल शेट्टी ने कहा कि यहां की जितनी भी समस्याएं हैं उसको खत्म करने के बाद ही वह यह सत्कार स्वीकार करेंगे। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद सांसद ने सबसे पहले आदिवासियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि यहाँ की क्या समस्या है मैं वह जानना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने इन समस्याओं को लेकर खत्म करने की बात कही और ऐसे में सरकार द्वारा लिए गए एक आयोजन को भी उन्होंने लोगों के समक्ष रखा, जिसमें आदिवासी समाज के लिए घर, बच्चों के लिए गार्डन और एक अच्छी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी, जिसकी जानकारी आदिवासियों को नहीं है। लेकिन गोपाल शेट्टी जमीन से जुड़े हुए नेता है और उन्होंने गरीबी को देखा है, तो उनका मानना है कि यहाँ पर जो लोग भी इन सभी सुविधाओं से वंचित हैं उन्हें यह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। इन्हीं सब विचारों को व्यक्त करते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सांसद गोपाल शेट्टी ने मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा, देखिए यह खास रिपोर्ट मुंबई से। सबसे पहला सवाल कि आज आप मंच पर आने के बाद आपने सोफा हटाकर कुर्सी पे बैठना क्यों सही समझा? देखिए, आज स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा जी की जयंती है। देश के प्रधानमंत्री ने पहले बार बिरसा मुंडा जी को लाइमलाइट पे लाया, दिल्ली में उनका स्मारक बनाया और हर साल बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री कार्यक्रम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो सांसद है, विधायक है, नगर सेवक है, ये सारे लोगों ने ये समाज के साथ में जुड़ना चाहिए। मैं तो नगर सेवक नहीं था, उस दिन से यहाँ पर आता हूँ, राम नाईक जी के साथ में आता था। अब तो मैं विधायक हो गया, सांसद हो गया, मैं तो आते रहता हूँ। आपने जो सवाल पूछा कि वो सोफ़ा, देखिए गरीब लोग, मैं तो वहाँ से आया हूँ ना, मुझे मालूम है। मैं भी जब गरीबी का झोपड़पट्टी में रहता था तब ऐसे नेताओं को बुलाना, उनका सम्मान करना, उनका सम्मान हो जाता था। हम तो जहाँ थे वहीं थे, इसलिए मैंने कहा कि सोफ़ा नीचे रखो। आज कम से कम बिरसा मुंडा जयंती के दिन तो आदिवासी समाज के लोगों को कुर्सी पे बिठाओ और जो समाज के लोगों ने मुझे सांसद बनाया उनको सोफ़ा पे बिठाया और जो समाज के लोगों ने मुझे सांसद बनाया, मैंने कहा कि हम वो प्लास्टिक के कुर्सी पे बैठेंगे। तो ये आपके मन में आ गया ना, तो जो आपके मन में आ गया वो सारे समाज के लोगों के मन में आया और आपका ये टीवी देखने के बाद में बहुत सारे लोगों के मन में आएगा। देखिए, जब तक नेता को आप उसका खुशामद करते जाओगे तो आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ और राम नाईक जी को फिर एक बार मैं याद करूँगा। 1980 में मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में प्रवेश किया था और मैंने उनसे झगड़ा किया आकर। मैंने कहा कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, रोड नहीं है, आप लोग क्या करते हो? तो उन्होंने मेरे में कुछ देख लिया कि ये लड़के में कुछ ना कुछ है, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मेरे बस्ती का तो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दिया और आज मैं कितने बस्तियों का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको नेता का खुशामद करने से आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, नेता को आपकी सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी तो ये सॉल्व होगा। अब ये 1972 में नेशनल पार्क का कानून बनाकर सारे लोगों का ज़मीन, इनका कहना है कि सरकार ने एक्वायर कर लिया। अभी सरकार ने एक्वायर कर लिया तो फिर उनको पैसे देने चाहिए, जो एक्विजिशन रूल के हिसाब से। वो दिया नहीं दिया उसके बारे में तो कोई आके बताते ही नहीं, ये वहीं रहते हैं। अब ये नेशनल पार्क के बारे में बीच में सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें से सारे लोगों को निकाल दो और इनको पर्याय जगह दो। अब महाराष्ट्र की सरकार 1, 2, 3, 4 बदली होते जाती है, लेकिन इनका घर बनता नहीं है। अब मैं पीछे पड़कर, प्रवीण दरेकर, मैं हूँ, प्रकाश सुर्वे है, हम सब लोगों ने मिलकर इन्होंने एक प्लान बनाया कि हाईवे के बाजू में एक ज़मीन, खाली ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर झाड़ वाड़ भी काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ इनको 550 फुट का घर, 250 नीचे 250 ऊपर, ऐसे 550 का घर और घर के सामने थोड़ा जगह बच्चों को खेलने के लिए। इनको टॉयलेट अंदर मिलेगा, पानी मिलेगा, लाइट मिलेगा, इनको एक बालवाड़ी बना कर दी जाएगी, इनको एक अपना दवाखाना भी बनेगा, वहाँ पर डॉक्टर आएंगे। ये सारी सुविधा इनको देने का तय किया है, लेकिन समाज तक ये जो नेता है वो पहुँचाते नहीं है और समाज तैयार नहीं होता है। मैंने ये भी कहा कि इनका एक जीवन पूरे नेशनल पार्क पे सब फल फूल पेड़ में से निकलते, ताड़गोला वो बेचकर इनका सब दैनंदिन खर्चा चलता था। मैंने कहा कि ये पूरा अधिकार इनको दे दो, इनको निकालने दे दो।
नेशनल पार्क में जितनी भी नौकरी उपलब्ध होगी वो सारे आदिवासी समाज के बच्चों को दे दो। सरकार ने सारी बातों को मान लिया, लेकिन सरकार ने जो कायदा बनाया वो कायदा सही है, गलत ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कम से कम 10वीं पास हुआ बच्चा होना चाहिए। अब ये आदिवासी समाज के लोग 10वीं तक बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि जंगल में तो स्कूल होता नहीं है, तो इनको ये जॉब नहीं मिलता है। तो मैंने इनको एक रास्ता बताया जो शहरी भागों में चालू है। आप 1 साल का परीक्षा दो तो आपको 10वीं का सर्टिफिकेट मिलता है। मैंने कहा कि हम आदिवासी बच्चों को 2 साल पढ़ा देंगे, आप उनको 10वीं का सर्टिफिकेट दे दो ताकि वो नौकरी करेंगे। अब वहाँ पर इनको कौन सा प्लान पास करके ब्रिज बनाना है, ऑफिस में ही काम करना है, जंगल के जो भी काम है वही करना है। तो ये 2 साल का हम इसको परीक्षा देकर 10वीं का सर्टिफिकेट दिला देंगे, इनको नौकरी मिलेगा। ये सारा हो सकता है, लेकिन समाज के इनके जो नेता है स्थानिक, उन्होंने भी थोड़ा आगे बढ़कर इनके जीवन में एक बदलाव आए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं तो सरकार के साथ में आप आंदोलन करते रहोगे, झगड़ा करते रहोगे, 1 पीढ़ी खप गई, 2 खप गई, 3 खप गई, कितनी पीढ़ी खपाना। कम से कम मैंने आज उनको कहा कि वापस हमको चुनाव में वोट मांगने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन उसकी चिंता ना करते हुए मैं कोई गलत आश्वासन नहीं दूंगा आपको। मैं जो सरकार ने प्लान बनाया वो आपको कह रहा हूँ। मैंने इनको और एक बात बताई, चलो आपको ये 550 फुट के घर में जाना नहीं, आप सरकार को कहो कि जहाँ पर आदिवासी पाड़ा है वहाँ पर बहुत सरकार की ज़मीनें पड़ी है, आज भी पड़ी है। तो मैंने कहा कि आप 2 एकड़ मांगो, उसमें घर बना कर देने के लिए कहो, तो ये भी हो सकता है। सरकार जितना देना है वो हम मांग तो करेंगे, मांग तो करो, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। अब मैं हूँ, मोदी जी है, मुर्मू जी है, वह तो अब हो जाएगा, आगे भी नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी पक्का हो जाएगा। तो अभी समाज ने आगे आना चाहिए। अब बिरसा मुंडा जी मेरे शरीर में आ गए, इसलिए मैंने इतना सारा बात करने का प्रयास किया। तो आज जो आयोजन किया गया था बिरसा मुंडा जी के इस जयंती पर, और यहाँ पर नृत्य भी किया गया, किस तरह से आपको लगा ये पूरा कार्यक्रम, और जिस तरह से उनकी जो नृत्य प्रस्तुत की गई आपके? मैं मेरा भाषण सुनने के बाद में मैं भाषण करते करते लोगों के चेहरे भी पढ़ता हूँ, ये मेरा एक कला है इतने सालों से। तो बहुत सारे लोग तैयार होंगे ऐसा मुझे लगता है। तैयार है ना, ये 550 फुट का लेने के लिए तैयार नहीं होंगे तो भी जो मैंने दूसरा प्रपोजल दिया वो कोई ना कोई रास्ता तो निकलना पड़ेगा। और ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको सरकार विकसित करना चाहती है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा मैदान मुंबई शहर के बीचों बीच ऐसा कहीं जगह मिलता नहीं है, तो लोगों को भी, पर्यटन वालों को भी आने जाने के लिए एक जगह उपलब्ध होगी और आदिवासी समाज का जीवन फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा आगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आदिवासी समाज के लिए आप इतनी अच्छी सोच रखकर जो आपने प्लान बताया कि उनके लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप इसे करेंगे? क्योंकि आप लोगों एक लोगों से यहाँ मिलेंगे या कि आपके नेता जो है वो उनको आप तक पहुँचाएंगे? यस, अभी मेरे पार्टी के नेताओं को भी मैंने कहा कि आप एक एक घर में जाकर बातचीत करो और उनको समझाओ, और फिर मुझे वापस आना पड़ेगा तो मैं आऊँगा। मुझे आज 5 बजे बोला, मैं 5 बजे आने को तैयार था। मुझे कहा कि आप 6 बजे आओ, मैंने 6 बजे आ गया। मैं अब कितने बज गए? 7, साढ़े 7 बज गए। मैं हूँ यहाँ पर, मुझे घाई हो रहा है, मुझे जाना है। ये तो मैंने नहीं कहा कि देखो इनके जीवन में अगर बदलाव करना है तो आपको समय भी देना पड़ेगा, और तो ये होगा। ये अब वहाँ पर बहुत कार्यक्रम में घूमते रहते, 1-2 कार्यक्रम छोड़ दिया आज, लेकिन एक चाहते हैं इनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। नक्की आना चाहिए, नक्की आना चाहिए, क्योंकि मैं आदिवासी समाज में पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने आदिवासियों का जीवन जिया है। गरीबी मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। 200 फुट के घर में 4 भाई 2 बहन, माता पिता कैसे रहते हैं वो मैंने देखा नहीं है, तो मैंने जिया है वो। इसलिए मुझे ये समाज के प्रति हमदर्दी है, और मेरे कार्यकाल में अगर इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैं अपने आप को भाग्यवान मानूंगा। और अक्सर देखा जाता है जब चुनाव आता है तभी नेता बहुत सारे वादे करते हैं, समस्याएं सुनते हैं, लेकिन आप हर प्रोग्राम में जाकर जिस तरह से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसे दूर करने का भी प्रयास करते हैं, तो किस तरह से आपकी रोजाना ये सोच होती है कि जहाँ भी आप कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं, जिनके बीच पहुँच रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी समझा जाए? देखिए, 2 प्रकार के नेता होते हैं। एक नेता होते हैं और सवेरे उठकर जितना माया में बाहर मार्केट में से अपने घर के लिए लाऊं वो प्रयास में रहते हैं, और एक नेता होता है सवेरे उठते ही गरीबों के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरे पार्टी ने मुझे सीख दी है और मैंने उसको अंगीकार किया है। तो मैं सवेरे उठते ही गरीबों को मैं कैसे सुखी कर सकता हूँ, संपन्न करता हूँ। और मैं ऐसा एक भाग्यवान नेता हूँ, पॉलिटिशियन हूँ। मुझे गरीब लोग भी चाहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी चाहते हैं, और पैसे वाले लोग भी मुझे चाहते हैं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसका आप पूछो कि इसका राज क्या है, तो इसका राज यही है कि मैं अपने आप में बहुत प्रामाणिक हूँ। मैं मुंह में एक बात करना और मन में एक दूसरा कुछ रखना ऐसा नहीं, जो मन में है वो कहकर प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। और आज तक के मेरे इतने 33 साल के जनप्रतिनिधित्व जीवन में कभी मुझसे किसी ने डिबेट नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, मेरी बातों को किसी ने खारिज करने का प्रयत्न नहीं किया। ये मैं मानता हूँ कि भगवान की देन है। मतलब कुर्सी और पैसे की लालच नहीं, लोगों के दिल में जगह चाहिए गोपाल जी। स्वाभाविक है ना। देखिए, आप नेता बने हो ना, आपको अगर पैसे कमाना है, मैंने मेरे बेटे को कहा कि आप ये झंझट में मत आओ, मैंने कर लिया, बहुत हो गया, तुम धंधा करो, पैसा कमाओ,
हाँ, तो वो है ना, वो कमाएगा ना। और जो आज मुझे सुविधा भी मिली है, मैं ये भी बात बता देता हूँ, सवेरे घर से उठता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, रात को वापस ड्राइवर घर पे लेके आके छोड़ देता है। इतना सारा सुविधा होने के बाद में भी अगर मैं लोगों के लिए काम नहीं करूँगा तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे, है ना।